आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत शानदार एसयूवी है। मान लीजिए फॉर्च्यूनर है आपके पास और आप एक बढ़िया ड्राइवर भी हो। आप जानते हो कि कैसे ये खराब सड़कों पर भी 50-60 की स्पीड पर ये फॉर्च्यूनर मक्खन की तरह चलती है। आप जा रहे हो, एक लंबी ट्रिप है और ये खराब रोड आपको मालूम है थोड़ी देर बाद खत्म होने वाली है, क्योंकि फिर आने वाला है पिछले महीने इनॉग्रेट किया एक शानदार एक्सप्रेसवे, जिसमें आप सोच रहे हो इसको मैं 120-130 पे जूम से दौड़ाऊंगा या उड़ाऊंगा। लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे पे पहुंचते हो और आप रियलाइज करते हो कि आपकी गाड़ी तो स्किड मार रही है, आप तो 25-30 से ऊपर कंफर्ट ही महसूस नहीं कर रहे हो ब्रेकिंग का। यू आर शॉक्ड, यू आर सरप्राइज्ड, ये कैसे हो गया? ये कैसा एक्सप्रेसवे है जिसपे मेरी गाड़ी नहीं दौड़ रही है? ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जब मैं आरबीआई में सीवीपीएस में था। हाय एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिमिस्टिफाइंग द वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक सीवीपीएस करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां से रोटी में रख के किसी ने चोरी करी थी। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण काम है करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन और ऐसे अच्छे नोटों का सर्कुलेशन जिनको आप फिट फॉर सर्कुलेशन बोलोगे। आज से 20 साल पहले देश में सॉइल्ड नोट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सॉइल्ड नोट मतलब गंदे नोट, कटे फटे पुराने, जिनको सर्कुलेशन के लिए फिट भी नहीं कहा जा सकता है। जनता से ये नोट बैंक में आते हैं, बैंक से ये नोट करेंसी ट्रस्ट के माध्यम से आरबीआई के पास आते हैं और आरबीआई एक टाइम में हमारे आरबीआई ज्वाइन करने से पहले इनको मैनुअली चेक करता था। उसके लिए होते थे कॉइन नोट एग्जामिनर, जो इन नोट की एक्यूरेसी और इन नोट की ऑथेंटिसिटी चेक करते थे। इस सिस्टम को आरबीआई ने ऑटोमेट किया, करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम लगा के। ये सिस्टम जर्मन मशीन्स थी, जो उस टाइम में 4-5 करोड़ की एक मशीन आती थी और इसका काम है पहला नोट को काउंट करना। अगर बैंक ने हमको 1 लाख पीस भेजे तो 1 लाख पीस है कि नहीं है। दूसरा, उसकी जेन्युइनिटी चेक करना। तीसरा, अगर उसमें से कुछ नोट अच्छे हैं, फिट फॉर सर्कुलेशन है, तो उन्हें वापस निकाल के फिट फॉर सर्कुलेशन डालना। और चौथा, जो नोट खराब है, अभी फिट नहीं है सर्कुलेशन के लिए, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, शेडिंग कर देना। दुनिया में लिमिटेड कंपनी इस तरीके का सिस्टम बनाती है। हमारे टाइम में जो ऑफिस में मशीन, उस कंपनी का नाम था जीएनडी, केस्के डेवरियन। इस जर्मन कंपनी का हेडक्वार्टर है म्यूनिख में और इंडिया में ये मशीनें इंपोर्ट करी जाती हैं। आरबीआई के पास 50 से ऊपर मशीनें होंगी और इसी मशीन को मैं कह रहा था कि हमारी वो बढ़िया गाड़ी थी जिसको हम सोचते थे तेज दौड़ाएंगे, लेकिन वो और हल्की हो गई। तो पहले स्टेप समझते हैं। नोट प्रोसेसिंग का स्टेप क्या होता है? बैंकों से हमारे पास सॉइल नोट आते हैं। स्टेप नंबर 1, हमारे जो मजदूर से सीबीपीएस सेक्शन का अरेंजमेंट देखिए कैसा है। सीबीपीएस सेक्शन हेड किया जाता है एक मैनेजर द्वारा। हम ग्रेड बी में अगर सेक्शन का हेड हूँ तो मेरे अंदर 3 मशीनें थी। 3 मशीन पे 3 टीमें हैं। एक एक मशीन पे 3-3 असिस्टेंट मैनेजर हैं और 3-3 मजदूर हैं। तो पहला स्टेप क्या है? ये मजदूर का काम है कि ये जो नोट आए हैं बैंकों से, इनको मशीन में डालने के लिए अरेंज करना है। यानी कि उन पे अगर कुछ रैपिंग लगी हुई है, कभी कभी स्टेपल भी आते थे उस टाइम में, उनको हटाना, उनको ट्रे में अरेंज करना और वो असिस्टेंट मैनेजर उनको मशीन में लगाएंगे, जहां पर उसके लिए एक बकेट है, उस बकेट में रख देना है और मशीन सक करती है। स्टेप नंबर 2, मशीन के ऊपर एक सेक्शन लगा हुआ है और वहां से मशीन सक करती है 1 by 1 पीस। स्टेप नंबर 3 में ये एक पीस मशीन की बेल्ट में घूमता है। ये जब घूम रहा है, जब बेल्ट में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्कैनिंग हो रही है। दोनों साइड से नोट की ऊपर और नीचे से स्कैनिंग हो रही है और इसके बाद इसको मैच किया जाता है सॉफ्टवेयर में ओरिजिनल इमेज से। अगर मशीन ने मैच कर लिया कि ये जेन्युइन नोट है, उसके बाद ये चेक करा जाएगा कि ये फिट फॉर सर्कुलेशन है कि नहीं। अगर फिट फॉर सर्कुलेशन है तो इसको वापस निकाल दिया जाएगा। बाहर 4 ट्रे लगी हुई है। एक में आ जाएंगे फिट फॉर सर्कुलेशन, दूसरे में आ जाएंगे डाउटफुल, यहाँ मशीन को डाउट है। तीसरे में आ जाएगा फोर्ज नोट, मशीन को मालूम है ये तो पक्का फोर्ज नोट है। और चौथा, ऑनलाइन शेडिंग के लिए चला जाएगा। वो नोट जो फिट फॉर सर्कुलेशन नहीं है, जो सॉइल्ड है, उसको मशीन डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमारा मैनुअल डिस्ट्रक्शन का, मैनुअल शेडिंग का काम बहुत कम हो जाता है। जो फिट फॉर सर्कुलेशन नोट्स होते हैं उनको हम बाद में कलेक्ट करके वापस बैंकों को भिजवा देते हैं या पब्लिक को इशू कर देते हैं। और जो डाउटफुल नोट होते हैं उनको मैनुअली एग्जामिन किया जाता है। अगर काउंटरफीट नोट मिलते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है, जरूरत पड़ने पे पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे सीवीपीएस की मशीन क्यों हल्की हो गई।
नॉर्मली 50 से 60 हजार पीसेस एक घंटे में हमारी मशीन प्रोसेस करती थी, एक मशीन। और उस समय आरबीआई चाह रहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए हर मशीन की। सॉलिड नोट मार्केट में बहुत था, इसलिए आरबीआई ने स्टाफ को इंसेंटिव देना शुरू किया। हर मशीन का एक कोटा रखा गया, 2.5 लाख पीसेस पर डे। 2,50,000 पीस अगर आपने कर लिए मशीन में, मिनिमम करने हैं वो, उसके बाद आपको हर 50,000 के बैच पे वो इंसेंटिव मिलेगा। और सबका इंसेंटिव होगा, मजदूर का भी, असिस्टेंट मैनेजर का भी। और जिस टीम का इंसेंटिव सबसे ज्यादा होगा उतना ही इंसेंटिव मैनेजर यानी कि मुझे भी मिलता था। अब यहाँ पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। एक बार आरबीआई 1,000 रुपए के नोट प्रिंट करता है, आई थिंक ये 2006 के आसपास की बात है। और ये 1,000 रुपए के नोट जब प्रिंट होते हैं तो मार्केट में जाते हैं, इनमें से कुछ नोट मिसप्रिंट हो जाते हैं। नोट मिसप्रिंट होना आरबीआई के लिए भी बहुत बड़ा रेपुटेशनल इशू है। अगर पब्लिक को ट्रस्ट नहीं आ रहा है आपकी करेंसी में, इट्स ए ग्रेट कंसर्न। आरबीआई ने ये डिसाइड किया, इस दौरान जितने भी हमारे 1,000 रुपए के नोट प्रिंट हुए हैं, अब हम उन सबको दोबारा चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही मार्केट में इशू करेंगे। और चेक करने के लिए है हमारे पास सीबीपीएस मशीन, और ये काम अर्जेंटली करना है। डीजीएम ने मुझे कॉल किया, बोला जोशी प्लीज कम हियर। ये जो सीबीपीएस सेक्शन होता है ये बेसमेंट में होता है, बिकॉज ये सिक्योरिटी एरिया है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, जो कैश एरिया होता है वो बहुत सिक्योर्ड एरिया होता है। वहां पर हर आदमी को जाना अलाउड नहीं होता है। इवन आरबीआई का हर आदमी वहां पर एंट्री नहीं करता है, उसके लिए एक स्पेशल आईडी कार्ड भी मिलता है। बट जो बाकी लोग होते हैं स्टाफ के, वो जनरल साइड में बैठे हुए हैं। तो इवन हमारे बॉसेस इशू डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो डीजीएम सर ने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया, एंड देन ही शोड मी दिस लेटर फ्रॉम सेंट्रल ऑफिस। बोला ये काम करना है और अर्जेंटली करना है। कैन यू स्टार्ट दिस वर्क टुमारो? व्हाट आर योर चैलेंजेस एंड व्हाट डू यू नीड फ्रॉम अस? पहला प्रश्न तो यह है, हमारे पास ऐसे नोट्स कितने हैं? इमीडिएटली फ्रेश नोट वॉल्ट के इंचार्ज को फोन लगाया, और आई थिंक हमारे पास 60 या 80 बॉक्सेस थे ऑफिस में। 60-80 बॉक्सेस का मतलब एक बॉक्स में होते हैं 1 लाख पीस, तो हमें 7-8 लाख पीस प्रोसेस करने हैं। आप वैल्यू टर्म्स में मत लीजिए, क्योंकि आरबीआई में रखा हुआ पैसा वैल्यू नहीं होता है। ये मैंने आपको कई बार समझाया होगा, नहीं तो आप फिर कमेंट में पूछिए। हाँ, आप कह सकते हो कि वो 700-800 करोड़ रुपया है। हमारा चैलेंज है नोट पीसेस को प्रोसेस करना। मैंने डीजीएम सर को बोला, सर मुझे बेनिफिट ये लगता है, ये नया नोट है तो हमारी मशीन की स्पीड अच्छी चलेगी, प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। लेकिन हमारा चैलेंज यहाँ पर यह है कि हमको 100% एक्यूरेट होना है। हम एक पीस की मिस्टेक नहीं कर सकते। ऐसा हो जाता था कि जब हम नोट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कभी अगर 1-2 नोट इधर उधर हुआ तो वो शॉर्टेज मिल जाती है, जिसको हम डे एंड पे दिखा देते थे कि ये इतनी शॉर्टेज है। या कई बार उसको बैंक वाले रिप्लेनिश करने के लिए भी आ जाते थे। बट यहाँ पर क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर सीरीज का नोट होगा, नया नोट होएगा, अगर कुछ भी शॉर्टेज होगी तो कोई भी व्यक्ति उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता। अगर हम चाहें भी, चलो 1,000 रुपए का लॉस है, मेरे को चार्जशीट क्यों लेनी है, मैं अपनी जेब से दे देता हूँ, दैट वाज इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा रिस्क इसमें यह है। मैंने सेक्शन में आके असिस्टेंट मैनेजर से बात करी और हमें लगा कि कल ही हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए प्रायोरिटी पर है। टीम के लोग अब बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जो फॉर्च्यूनर चला रहे हैं अब कल एक्सप्रेसवे पे चलेगी तो मैं 2 गुनी रफ्तार से दौड़ाऊंगा। कल हमें मिलने वाला है नया नोट और हमारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, हमारा इंसेंटिव भी डबल हो जाएगा। ऐसा सब लोग सोच रहे थे। हमने ये प्रोसेस डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में हर टीम के लिए एक बॉक्स नोट लेंगे फ्रेश नोट वॉल्ट से, क्योंकि हमको सीबीपीएस में नोट रखना अलाउड नहीं है। शाम को जब स्टोर होगा तो वो वॉल्ट में होगा। और ये भी डिसाइड किया गया कि जैसे हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम वापस सीबीपीएस में भिजवा देंगे, उसको हम वापस फ्रेश नोट वॉल्ट में भिजवा देंगे, क्योंकि उनको भी अपने लेवल पे बंडल्स और पैकेट्स चेक करने होंगे। आप अगर नहीं जानते तो पैकेट्स बोलते हैं हम जब 100 पीसेस का जो पैकेट होता है, और बंडल बोलते हैं जब 10 पैकेट मिल जाते हैं, इतना बड़ा नॉर्मली होता है, यानी कि उसमें हो गए 1,000 पीस। पैकेट्स और बंडल्स जो फ्रेश नोट वॉल्ट वाले हैं अपनी वॉल्ट में रखने से पहले वो भी वहां पे चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, सब लोग अपनी फॉर्च्यूनर दौड़ाने के लिए तैयार हैं। जहां पर सीबीपीएस में मजदूर लोग बड़े खुश हैं। अब न तो कोई इसमें स्टेपल लगा हुआ आ रहा है, न ही इसमें कोई जो नोट है, न ही इसमें कोई डस्ट है, न ही कोई पेपर रैपिंग है, न ही कोई धागे से बांधा हुआ है। तो उनका काम हो गया बड़ा आसान। नया नोट, फ्रेश नोट मशीन में लगाना है और मशीन मेरी अब दौड़ेगी। लेकिन मशीन दौड़ने की बजाय अटक रही है। ये क्या हुआ? एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, सरप्राइज। ये क्या हो रहा है भाई? जैसा मैंने आपको बताया था, सीबीपीएस की प्रोसेस में एक नोट जब ऊपर उठता है तो नोट उसके बाद बेल्ट में जाता है। जिस बेल्ट में जाने के बाद ये स्कैन होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग मुझे देखने को मिली थी। ये जो बेल्ट थी, आप सोचोगे एक नॉर्मल बेल्ट होगी, रेक्टेंगुलर शीट लंबी, बट ये बेल्ट बनी थी रबर की स्ट्रिंग से। आई थिंक 5 स्ट्रिंग होती थी उसमें,
थोड़ा मोटी रबर, हाँ मतलब अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है इससे ज्यादा मोटा यहाँ पे, इससे थोड़ा मोटी रबर होती थी ऐसी 5, और सॉफ्ट रबर, इतने हार्ड नहीं, ऐसी 5 रबर एक के बगल में एक के बगल में कैसे लगी थी, और उससे वो बन रही है बेल्ट, और उस बेल्ट पे नोट चल रहा है। अब ये जो बेल्ट बनी हुई है रबर की, ये बनी हुई है इसलिए कि इस पे सॉलिड नोट चिपकेगा नहीं, ये बेल्ट के ऊपर वो नोट स्मूथली चलता था। लेकिन जब इसको नया नोट चलाया गया तो वो एकदम भागने लग गया, फिसलने लग गया, और बार बार वो कभी मशीन में अटक जाए, कभी उसका सक्शन स्लो हो जाए। हम करते थे 55-60 हजार पर घंटे, और यहाँ पर लग रहा है 15,000 20,000 नहीं हो रहे हैं अभी। 3 घंटे काम करने के बाद लोगों के पसीने छूट गए। लंच टाइम तक आते आते मजदूर मेरे सामने आ गए, बोले सर हम यहाँ पे सुबह 7 बजे से काम कर रहे हैं और हमारा इंसेंटिव तो भूल जाइए, हमारे को यहाँ पे 12 घंटे काम करते हुए हो जाएंगे, लेकिन हमारा मिनिमम कोटा नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे, हम 3 बजे पैक कर देंगे। आई वॉज ऑल्सो लिटिल कंसर्न कि ये तो सही नहीं हो रहा है प्रोडक्टिविटी के मामले में, लेकिन मेरी ज्यादा बड़ी टेंशन थी हमें गलती नहीं करनी है, एक्यूरेसी 100% रखनी है, प्रोडक्टिविटी को तो हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा काम हम पहली बार कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप काम कंटिन्यू रखिए, मैं डीजीएम सर से बात करके आता हूँ। आई वेंट टू डीजीएम एंड आई एक्सप्लेन हिम द सिचुएशन कि वहाँ पर कोई इंसेंटिव नहीं बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा काम करने को तैयार नहीं है, और क्योंकि ये काम बहुत रिस्की है तो अब लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज पीपल नो कुछ भी गड़बड़ हुई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इनाम कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर डीजीएम सर ने बोला ठीक है आई विल लेट यू नो। बात रीजनल डायरेक्टर लेवल पे भी गई, उसके ऊपर कहां तक डिस्कशन हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मैसेज आ गया शाम तक, ठीक है हम इसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे, हम आपका जो डेली कोटा है वो आधा कर देते हैं, लेकिन आप ये काम को कंटिन्यू रखो। मैंने वापस सेक्शन में आके लोगों को समझाया कि देखिए हमेशा इंसेंटिव सब कुछ नहीं है, वैसे तो इंसेंटिव देने के लिए मैनेजमेंट ने ये टारगेट, ये कोटा मिनिमम आपका हाफ कर दिया है, लेकिन याद रखिए ये हमारी जॉब भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। जब मार्केट में मिसप्रिंटेड नोट आ रहा है और यहाँ पर हम सीवीपीएस चलाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये चेक करें, और हमें ये जॉब करने के लिए सैलरी भी मिलती है। हमारा इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आज हमको अगर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तो आज हम काम नहीं करेंगे। मैंने मजदूर को भी समझाया और बहुत खुशी की बात है कि मजदूर लोगों ने भी वो बात को समझा। उससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने थे कि यूनियन वाले लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो मैनेजर के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं, लेकिन मेरे को कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे तो ये एहसास हुआ कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने जेन्युइनली रख लो तो वो भी समझते हैं कि हम और वो सारे ही मिलके रिजर्व बैंक हैं, और अगर ये हमारा काम है तो हमें इसको करना ही है, सारी लगन से, सारी मेहनत से, सारे डेडिकेशन से। उस दिन लेकिन काम जल्दी बंद हो चुका था, तो उसके बाद मैंने जो मशीन के इंजीनियर्स होते थे वहाँ पे 2 इंजीनियर्स बैठे रहते थे पूरे टाइम। इट इज लाइक ए शॉप फ्लोर, जैसे फैक्ट्री होती है ना, पूरे टाइम चल रही है वो। तो मशीन के इंजीनियर्स को मैंने कहा कि आप कुछ कोशिश कीजिए, मशीन को रिकैलिब्रेट कीजिए जिससे कि ये नया नोट में अच्छे से प्रोसेस हो पाए। उन्होंने भी अपने ओर से प्रयास किए और अगले दिन हमने फिर से काम शुरू कर दिया सुबह 7 बजे। मशीन की स्पीड तो ज्यादा नहीं बढ़ी थी और हमारे लिए भी स्पीड बहुत बड़ा कंसर्न नहीं था, क्योंकि हमको दिख रहा था मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 दिन के अंदर हम ये काम खत्म कर देंगे। हमारा भी फोकस केवल और केवल 100% एक्यूरेसी पे था, लेकिन करीब 3 बजे हमारी एक मशीन में 5 पीसेस शॉर्ट हो गए। अब बात 5,000 रुपए की नहीं है, अब बात है वो 5 नोट पीस गए कहाँ। जिस बात का हमको डर था, जो मैंने डे 1 पे बोली थी डीजीएम सर को, वो बात आज सामने हो गई कि अब 5 नोट पीस गए कहाँ। सीबीपीएस मशीन पैकेट बनाती थी और उन्हीं पैकेट को हम बंडल करके अपनी फ्रेश नोट वॉल्ट में भेज रहे हैं। कहीं पर कोई आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं है और कहीं पर कुछ मैनुअल इंटरवेंशन भी नहीं है। मैंने डीजीएम सर को पूरी बात समझाई तो उन्होंने मेरे को पूछा कि बताओ सोल्यूशन क्या है। दिस इज वन इम्पोर्टेंट लेसन आई लर्न इन माई अर्ली डेज ऑफ करियर, कि हमारे बॉस हमेशा पूछते थे यू टेल मी द प्रॉब्लम बट यू ऑल्सो सजेस्ट मी द सोल्यूशन, क्योंकि उस सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो तो शायद तुम बेस्ट सोल्यूशन सोच सकते हो। मेरे को भी एक ही सोल्यूशन लगा कि सर जो हमने अभी तक नोट भेजे हैं फ्रेश नोट वॉल्ट में, जो मशीन ने प्रोसेस करके भेजे हैं, हमें एक नोट काउंट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कैसे होगा। तो मैंने जो फ्रेश नोट वॉल्ट की मैनेजर थी, हमारी ही बैच की थी, और ये बहुत अच्छा होता है अगर आपके बैच का कोई दूसरे रिलेटेड सेक्शन या डिपार्टमेंट में काम करने वाला मिल जाए तो काम डेफिनेटली आसान हो जाता है, बहुत कुछ तो दोस्ती यारी में हो जाता है। मैंने डीजीएम सर को बोला ठीक है सर, मैं उनसे बात कर लूंगा, बट एक बार ऑफिशियली आप कम्युनिकेट कर लीजिए, ऑपरेशनल प्रोसीजर हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने फ्रेश नोट वॉल्ट की जो इंचार्ज थी मेरी फ्रेंड,
उनको बोला ये इशू है और अभी आपके वॉल्ट खोल के हमको सारे नोट बाहर निकालने पड़ेंगे और आप ही की वॉल्ट में चेक होंगे, क्योंकि हम इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट उनके पास इतनी मैन पावर नहीं थी। उन्होंने बोला आप अपने स्टाफ दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से मैं आपको 2 असिस्टेंट मैनेजर भेजता हूँ और 2 मजदूर भेजता हूँ, और वहाँ पे जो नोट काउंटिंग मशीन है वो आप एक्स्ट्रा मंगा के रख लीजिए, हम सारा पैकेट चेक करेंगे, आपके स्टाफ की भी हेल्प चाहिए पड़ेगी। और फिर शुरू हो गया एक पैकेट में मशीन में डाल के नोट को चेक करना। 3 घंटे लगे, पहला नोट पता लगा जब किसी एक पैकेट में 101 पीस आए। पहली बार किसी को यकीन हुआ कि सीबीपीएस की मशीन गलती कर सकती है। उस समय तक सब लोग मानते थे कि ये तो सैक्रोसेंट मशीन है भाई, 5 करोड़, आज से 20 साल पहले 5 करोड़ रुपए लगा के अगर मशीन खरीदी गई है तो कोई शक ही नहीं करता था कभी ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि नया नोट था तो शायद उसमें स्लिप हो गया हो, मशीन तो बेसिकली बनी थी सॉइल नोट को हैंडल करने के लिए। लेकिन जब एक पैकेट में एक्स्ट्रा नोट मिला तब हमारी जान में जान है कि अब तो पक्का मिल जाएगा, और उसके बाद बाकी बचे हुए नोट भी हमें एक्स्ट्रा पीसेस दूसरे पैकेट्स में मिल गए। यही मजा है ऑपरेशंस की जॉब का, वो जो टेंशन, टीम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड टाइम प्रेशर जो आप हैंडल करते हो, that actually builds you for taking bigger responsibilities, and that is the beauty of working in RBI and initial days working in operation department. अगर आपका कोई प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ RBI. We are here to make your job preparation 50% faster, to unfold your potential. आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।